हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2021 के दूसरे प्रश्न पत्र को, जो कि आपका समावेशी शिक्षा का रहता है। और ये आपका टोटल 50 अंक का पेपर होता है और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस क्लास में हम आपको ये पेपर सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और बता दें, 2021 से पहले 2016 हो गया आपका, 2017 हो गया, 2018 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। इन सभी पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, यानी कि जो पेपर हैं, वो आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी। इसी चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा परीक्षा में प्रीवियस ईयर पेपर से जो प्रश्न है वो काफ़ी बड़ी संख्या में रिपीट होते हैं। तो PYQ सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप इस क्लास को एंड तक देखिए। और अगर प्रीवियस क्लासेस को अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किया तो वो भी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, सभी क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। यह 50 नंबर के पेपर में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपके, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा। तो सड़कों पर पाए जाने बच्चे को लाना होगा, क्या कार्यशील बच्चों को लाना होगा, या फिर HIV पॉजिटिव बच्चों को, उपरोक्त सभी को। तो समावेशी शिक्षा का अंतर्गत क्या होता है, सभी तरह के बच्चों को एक साथ जो शिक्षा है वो दी जाती है। तो इसमें सभी तरह के बच्चे आ जाएंगे, चाहे वो प्रतिभाशाली हों, ठीक है, चाहे वो मंदबुद्धि हों, चाहे वो सड़कों पर पाए जाने वाले हों, चाहे वो कार्यशील बच्चे हों, या फिर HIV पॉजिटिव हों। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 2 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पुनर्वास प्रशिक्षण और शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। ठीक है, पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों, इसी के साथ हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना थी वो 1993, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1993 में भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना थी वो की गई थी। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अस्थिबाध्यता के क्या कारण है। ठीक है, अस्थिबाध्यता, ठीक है, किसी भी तरह की अस्थिबाध्यता जो होती है उसके क्या कारण है, यहाँ पर आपको बताना होगा। तो दोस्तों, इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखना है। जन्मजात हो सकती है अस्थिबाध्यता, या बीमारी से हो सकती है, या फिर दुर्घटना के कारण हो सकती है, या फिर ये सभी कारण हैं अस्थिबाध्यता के। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ऐसे कारण हैं जिनके कारण अस्थिबाध्यता हो सकती है। तो आप इस सवाल का राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए दृष्टिहीन जो बालक है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, कैसे करते हैं, स्पर्श के द्वारा, श्रवण के द्वारा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे बच्चे, ऐसे बालक जिन्हें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो दृष्टिहीन कहते हैं, दृष्टिबाधित बोलते हैं उसे। तो ऐसे बच्चे क्या है, ब्रेल लिपि के द्वारा स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि के द्वारा क्या होता है, स्पर्श करके यानी कि वस्तुओं को छूकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और सुनकर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब टीचर उनसे कुछ कहता है, कुछ पढ़ाता है, तो उस बात को वह सुनते हैं और सुनकर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। वंचित होना क्या होना, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है। ये जो परिभाषा है वो किसने दी है। ठीक है, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है,
ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा है ये आपके गार्डन ने दी है। किसने दी है? गार्डन। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गार्डन का कथन है कि वंचित होना वाले जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, दृष्टिबाधिता, कोई बच्चा देख नहीं पाता, कोई बालक देख नहीं पाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? वातावरण हो सकता है, या फिर वंशानुक्रम हो सकता है, या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा वातावरण और वंशानुक्रम दोनों के ही कारण दृष्टिबाधिता जो है वो बालक के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ए और बी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि साइकोगैल्वनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं ये यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, क्या श्रवणबाधिता पर, अस्थिबाधिता पर, दृष्टिबाधिता पर, या फिर उपर्युक्त सभी में? तो साइकोगैल्वनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का जो प्रयोग है वो श्रवणबाधित बालकों पर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, श्रवणबाधित बालकों पर इस ऑडियोमीटर का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टर्मन, कौन सा मन? टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि है वो कितनी होती है? तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली की जो बुद्धि लब्धि होती है, जो इंटेलिजेंट क्यूटेंट होता है, वो आपका 140 से अधिक होता है। कितना होता है? 140 से अधिक होता है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फ्रेड विने ने बुद्धि परीक्षण कब बनाया था? अल्फ्रेड विने, ठीक है, अल्फ्रेड और विने ने बुद्धि परीक्षण कब बनाया था? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक है, कब बनाया था? ऑप्शन बी, 1911 में अल्फ्रेड और विने ने बुद्धि परीक्षण बनाया था। प्रश्न संख्या 11 आपका है आपके सामने स्क्रीन पर। किसी बालक के अपराधी बनने के क्या कारण हो सकते हैं? वातावरणीय कारण और वंशानुक्रम। तो किसी बालक के अपराधी बनने के दोनों ही कारक हो सकते हैं, वंशानुक्रम भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसके घर में पहले से ऐसा चलता आ रहा हो, अपराधी बनने की प्रवृत्ति चली आ रही हो, जिसको देखकर बच्चा भी उसी प्रवृत्ति में संलिप्त हो गया हो। इसके अलावा वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, वातावरण में इधर उधर चारों तरफ देखकर, पास पड़ोस में देखकर भी बच्चा इस तरह की हरकतें कर सकता है, अपराधी बन सकता है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस समावेशी बालक समूह बनाते हैं। ठीक है, समावेशी बालक जो है वो समूह बनाते हैं। कैसे? समांगी, असमांगी, विषमांगी या उपरोक्त सभी। तो समावेशी बालक जो है वो विषमांगी समूह बनाते हैं। कैसे? विषमांगी समूह बनाते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ प्रश्न संख्या 13 है, लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? इन्होंने ही क्या किया था? नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने के लिए एक लिपि का निर्माण किया था, जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। और इनका जो जन्म वो 4 जनवरी 1809 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 में। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, लुईस ब्रेल ने यहाँ पर ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बने रहिएगा आप हमारे साथ, और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि और भी क्लासेस लगातार आपको मिलती रहें। इससे पहले कि 2016, 17, 18, 19, 20 तक के सारे पेपर आप इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए हैं, तो चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए।
प्रश्न संख्या 14 आपका ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं? तो आप आंखें बंद करके हमेशा याद रखिएगा, आपको ऑप्शन लगाना है 6। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं और 6 बिंदुओं की सहायता से ही जो पूरी लैंग्वेज है वो लिखी जाती है। तो ब्रेल लिपि में टोटल 6 बिंदु होते हैं। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है और इसमें आपको पता ही होगा 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी भाई बहनों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए और पूरी क्लास को एंड तक देखते हुए जाइए। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, दृष्टिबाधितों के लिए जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है वो देहरादून में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या आपका 16 यहाँ पर आपको बताइए, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप क्लास को एंड तक कंप्लीट करके जाइएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि बता दीजिए। कोई बच्चा अपराधी है, बाल अपराध में संलिप्त है, तो ऐसे बालकों को किस तरह से आप सही करेंगे? उसकी मनोचिकित्सा कराई जाएगी, व्यवहार चिकित्सा, इसके अलावा परिवेश चिकित्सा पद्धति, यथार्थ चिकित्सा है। ठीक है, इन सभी के द्वारा जो है वो उपचार की विधियाँ हैं ये। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 17 मंदबुद्धि बालकों के पहचान यानी कि लक्षण बताइए। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी पहचान यानी कि लक्षण बता दीजिए, किस तरह से होते हैं मंदबुद्धि बालक। तो सामान्य बालक की अपेक्षा मंदबुद्धि बालक देर से चलना, बैठना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, सामान्य बालकों की अपेक्षा जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो देर से चलना, बैठना और बोलना सीखते हैं। इसके अलावा ऑप्शन यहाँ पर 2 दिया हुआ है, पॉइंट 2, मंदबुद्धि बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। ये भी आपको रखना है याद। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अपवंचन क्या है? प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि अपवंचन क्या है। तो अपवंचन से अभिप्राय किसी उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। किसी भी व्यक्ति या बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता ही अपवंचन कहलाती है। यहाँ पर आपको रखना है याद। बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, वाणीबाधित। वाणीबाधित का मतलब है ठीक से ना बोल पाना या वाक दोष भी इसे बोलते हैं। तो इन बच्चों के आपको लक्षण बताना है। तो वाक दोष से पीड़ित जो बालक है वो कुछ ध्वनियाँ नहीं निकाल पाते हैं और वे एक शब्द के 1-2 अक्षर ही बोल देते हैं। वाक दोष वाले बालक हकलाते भी हैं और वाक बाधित बच्चे धारा प्रवाह नहीं बोल पाते, यानी कि इस तेज़ी के साथ अपनी बात को नहीं रख पाते हैं नॉर्मली, और वो हकलाते भी हैं। प्रश्न संख्या 20 है, प्रतिभाशाली बालकों की 2 विशेषताएं बता दीजिए। तो प्रतिभाशाली बच्चों की बौद्धिक क्षमता उच्च होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व क्षमता, सृजनात्मक चिंतन आदि सामान्य बालकों से अच्छा होता है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 21 है, मनोविज्ञान शाला कब और कहाँ स्थापित की गई है? तो ये इलाहाबाद में है, यानी कि प्रयागराज जिले में है और जुलाई 1947 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो मनोविज्ञान शाला है वो जुलाई 1947 में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थापित किया गया था। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ना है। श्रवण विकलांगता के प्रकार बता दीजिए। श्रवण विकलांगता का मतलब है ठीक से ना सुन पाना। ठीक है, ठीक से ना सुन पाना, सुनने में कठिनाई होना। तो इसे 5 प्रकार की होती है, चालकीय श्रवण दोष, संवेदनिक श्रवण दोष, मिश्रित श्रवण दोष, मध्यकरण श्रवण दोष, प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। इस तरह से जो है वो आपका श्रवण दोष पाया जाता है। इसके अलावा अगला क्या है, प्रश्न संख्या 23 है। इसमें आपसे पूछा गया कि निर्देशन क्या है। ठीक है, क्या निर्देशन के बारे में बताइए। तो निर्देशन की सहायता से व्यक्ति बालक अपनी योग्यताओं और क्षमताओं कौशल के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इसके अलावा और अपने में निहित क्षमताओं का उचित प्रयोग करके अपने कार्य में क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। स्किनर के अनुसार यहाँ पर निर्देशन क्या देख लीजिए बताया गया। निर्देशन जो युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। इस तरह से आप इस यहाँ पर निर्देशन की जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 में आपसे पूछा गया है, बताइए टेलर फ्रेम का उपयोग किस तरह के बालकों हेतु किया जाता है। तो टेलर फ्रेम का जो उपयोग है वो दृष्टिबाधितों के बालकों के लिए किया जाता है, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं। टेलर फ्रेम एक एल्युमिनियम फ्रेम और प्रतिरूप के साथ धातु की कील प्रकारों का समूह होता है, जिसे टेलर फ्रेम कहते हैं, और ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। प्रश्न क्या परिचित है, हक लाना। हक लाने के क्या कारण हो सकते हैं, 2 कारण बता दीजिए।
तो बच्चे के हकलाने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। कभी कभी बच्चा टेंशन डॉट की वजह से हकलाता है, ठीक है, टेंशन की वजह से वह अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता है, या फिर वाक्य यंत्र दोष, ठीक है, उसके बोलने का जो यंत्र है उसमें ही कहीं ना कहीं दोष है गले में, जिस वजह से वह हकलाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या अगला आपका 26 है। समावेशी शिक्षा की दो विशेषताएं यहाँ पर आपको बताना होगा, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। समावेशी शिक्षा की जो विशेषताएं हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। समावेशी शिक्षा के ही अधिगम के ही नहीं, विशिष्ट अधिगम के लिए भी आयाम खोलती है। इसके अलावा समावेशीकरण शिक्षकों की सोच और व्यवहार को नई दिशाएं और आकार प्रदान करता है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मनुष्य के विकास के लिए मनुष्य के द्वारा किए गए कुंठा-मुक्त प्रयास भी हैं। तो ये समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं आपको रखना है याद। इसके अलावा सिरबड़ विकृति से क्या तात्पर्य है, ठीक है। सिरबड़ विकृति ऐसे बालक जिनकी ध्वनियों की सुनने की क्षमता नष्ट या विकृत हो जाती है, वे ठीक से ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और बच्चा नहीं सुन पा रहा है और ध्वनियों को सुनने और समझने में परेशानी, समस्या उत्पन्न हो रही है, उसे हम सिरबड़ बाधित बालक कहते हैं। इस विकृति को सिरबड़ विकृति कहते हैं। ये विकृति पूर्ण या आंशिक दोनों तरह से हो सकती है, यानी कि कम भी हो सकती है और पूरी तरह से भी हो सकती है। यानी कि बच्चा कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कुछ भी नहीं सुन पाता है, ठीक है, 0% भी नहीं सुन पाता आपकी आवाज़ को। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा 30% तक आपकी आवाज़ को सुन पा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चा 50% तक आपकी आवाज़ को सुन पा रहा है, तो कभी कभी होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते। तो ये विकृति पूर्ण यानी कि कुछ भाग आवाज़ का सुन पा रहा है बच्चा, ठीक है, तो वह आंशिक हो जाएगा, और पूर्ण का मतलब है बिल्कुल नहीं सुन पा रहा, तो दोनों तरह से हो सकती है। प्रश्न संख्या 28 से आपका निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य बता दीजिए। तो बालक को क्षमताओं, योग्यताओं और रुचियों का विकास करना ये उद्देश्य है। हर बालक में एक विशेष योग्यता होती है और बालक की उस योग्यता के अनुसार उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है निर्देशन के। प्रश्न संख्या 29 से आपका वाक् दोष, वाक् दोष के प्रकार बता दीजिए। प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, हकलाना, आवाज़ की समस्या का दोष, अंगीय वाणी के दोष, कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या, या फिर देर से बोलने का विकासीय वाक् दोष के प्रमुख प्रकार हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 से आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से ये परीक्षा में देखने के लिए आपको मिल सकता है, इसलिए आप इस सूत्र को बिल्कुल याद कर लीजिए। बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। ये सूत्र बार बार आपसे पूछा जाता है और ये अब तो आपको याद भी हो गया होगा, प्रथम सेमेस्टर से ही लगातार आप इसे ध्यान देते हुए चले आ रहे होंगे। तो ये सूत्र अब आपको याद हो गया होगा और ये आपको कभी भी भूलना नहीं है, और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होती है, उसमें आप 100 से गुणा कर देंगे, उससे बुद्धि लब्धि निकल आती है। तो इस तरह से आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लघुत्तरी प्रश्न उसके लिए आपको अलग से क्लास दी जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।